नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो बनाने में और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर तरीके से शेप अप करने में। तो आप भी अपने क्वेश्चंस योर मनी में पूछ सकते हैं। कई सारे तरीके हैं जैसे आप शामिल हो सकते हैं इस शो में। आप व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAwazYourMoney लिखकर अपने सवाल भेज दीजिए। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेने से पहले आज बात करेंगे AIFs के बारे में, जिन्हें हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि AIFs होते क्या हैं या फिर किन लोगों को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, तमाम बारीकियां समझने की कोशिश करते हैं। और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की रेलेवेंस क्या है, क्या बेनिफिट है, ये सब बातें भी समझते हैं। तो पंकज जी बताइए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। दीपाली नमस्कार। बिल्कुल जैसा कि नाम से मालूम चलता है, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स काफी हद तक म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, लेकिन कुछ मायने में काफी अलग भी होते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में पूल ऑफ फंड यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को फंड मैनेजर्स वेरियस एसेट क्लासेस जो भी ऑब्जेक्टिव हो स्कीम का उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही यहां पर भी ये पूल ऑफ फंड है, यानी कि इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। फर्क ये है कि म्यूचुअल फंड्स में यदि हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो लिस्टेड शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, जबकि यहां पर ये पैसे अनलिस्टेड शेयर्स में हो सकते हैं, यानी कि जैसे हेज फंड या प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, इस तरह के इन्वेस्टमेंट फंड्स में ये पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। तो एक तो रिस्क यहां पर ज्यादा है क्योंकि अनलिस्टेड इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी बात है इस बात को लेकर के फंड के साइज को तो या टिकट साइज को। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स 100 रुपए की SIP कर सकते हैं, लमसम में 1000 रुपीज, 500 रुपीज भी किए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर्स के लिए वो 1 CR है। तो 1 करोड़ रुपए मिनिमम आपको इन्वेस्ट करने होंगे। सिर्फ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के या फंड मैनेजर्स, उनके लिए 25 लाख रुपीज से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बट आम निवेशकों की बात की जाए तो कम से कम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो डेफिनेटली ये HNIs, सुपर HNIs जो है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके लिए पॉसिबल है। रिटेल इन्वेस्टर्स शायद 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट ना कर पाए। तो एक तो ये थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी में होता है, और दूसरी बात अमाउंट बड़ा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है। ये पूल ऑफ फंड है और फंड मैनेजर्स की मदद से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, चलिए, तो आपको बारीकियां बताई गई हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। जो विदेशी निवेशक होते हैं या फिर वो इन्वेस्टर्स जो बाहर रहते हैं उनके लिए ये ज़्यादा फायदे की स्कीम है, और HNI या फिर जो UHNI होते हैं उनके लिए विकल्प ज़्यादा बेहतर है। रिटेल्स के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन के लिए ये चर्चा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। संजय पांडा उड़ीसा से हमारे साथ मौजूद हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरा सवाल है, मैं 53 एज हो गया मेरा, मैं 10 साल के लिए 10 फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड 1000 रुपया, कानारा रिबुक स्मॉल कैप फंड 1000 रुपया, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी फंड ये इसमें भी 1000 रुपया, टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड रेगुलर 1000 रुपया, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ग्रोथ इसमें 500 रुपया, SBI कॉन्ट्रा फंड 1000 रुपया, SBI फ्लेक्सी कैप ग्रोथ में 1000 रुपया। इसे मैं आपको दिया हूँ, ईमेल में सब भेजा हूँ। मेरा टाइम मतलब कोई ये नहीं है, मेरा खाली इतना जानना है कितना मतलब होगा पैसा, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। ओके, अच्छा, आपने कब स्टार्ट किया ये इन्वेस्टमेंट? ये मैं हो गया मेरा एक तो टैक्स सेविंग फंड ये 3 साल से हो गया, और बाकी सब ये 4 महीना 2 महीना इसे। ठीक है,
तो 10 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे ये जानना चाहते हैं। 4,500 की इनकी एसआईपी, 7,500 की माफ कीजिए एसआईपी चल रही है। फंड्स इन्होंने बताया, मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, टाटा टैक्स सेविंग फंड और टाटा मिड कैप ग्रोथ। क्या सजेशन इनके लिए? बिल्कुल, देखिए संजय जी, आपके पास में एक तो फंड्स बहुत ज्यादा है। आपने 8 फंड्स में एसआईपी शुरू कर रखी है, तो मैं सलाह दूंगा कि आपको थोड़े से फंड्स कम करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मैं 12% का CAGR एज्यूम करूं एक कैलकुलेशन करने के लिए, तो आपके 7,500 रुपए की एसआईपी से 10 साल में करीब आप 17 लाख के आसपास इकट्ठा कर सकते हैं। 16.80% निकल कर आता है, तो 17 लाख मान लीजिए। तो अब आपको कितनी जरूरत है उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपको इससे ज्यादा पैसे की जरूरत है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, और साथ ही आप साल दर साल भी इसको बढ़ाते रहिए, ये भी जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि स्कीम्स ज्यादा हैं, तो मैं सलाह दूंगा आपको कि एक तो निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, क्योंकि एक थीमेटिक फंड है और आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इस फंड से आप निकल सकते हैं। और साथ ही एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, इससे भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ है। तो फंड थोड़ा सा पोर्टफोलियो छोटा हो जाएगा और बेहतर रहेगा। तो 2 फंड से आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं और अपने समय के साथ अमाउंट को बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। अविनाश कुमार पटना बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड है। अविनाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, नमस्ते, पूछिए सवाल अपना। मैं करीब 6 फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसमें है एक DSP टॉप 100 में 2,500, DSP टॉप 100 में 2,500, DSP स्मॉल कैप में 2,000, ICICI प्रू चिप में 1,500 और ICICI प्रू डिस्कवरी में 1,500 और SBI ब्लू चिप में है 2,000। ओके, मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है 24 लाख। 2040 तक 2 करोड़ का टारगेट है। ठीक है, ओके, 2 करोड़ का टारगेट है आपका 2027 तक। 11,000 की एसआईपी है। पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 24 लाख की है। और बाकी डिटेल्स इन्होंने बताई अपने फंड्स की। इनके पास लगभग 6 फंड्स हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, इसके अलावा इन्होंने लिया हुआ है DSP टॉप 100 इक्विटी, DSP स्मॉल कैप और SBI ब्लू चिप। सभी में 1,500 से 2,000 की एसआईपी इनकी चल रही है। क्या सजेशन पंकज जी इनके लिए? बिल्कुल अविनाश जी, पहली बात तो यह है कि आपने जैसा कहा 2027 में आपको फंड्स की जरूरत पड़ने वाली है, और हम अभी 2023 में, यानी कि 4 साल का आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो इतने छोटे समय के लिए स्मॉल कैप फंड आपको पोर्टफोलियो में नहीं रखने चाहिए। और ऑलरेडी यदि पहले से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ आपने यहां पर देखी है। अब समय है कि आप स्विच करें अपने फंड्स को कम जोखिम वाले फंड्स में, तो ये एक सलाह होगी। दूसरी बात, 24 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी, जैसा आपने कहा, कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है। साथ में आप 11,000 रुपया महीना एसआईपी कर रहे हैं। इस हिसाब से यदि मैं 12% का CAGR लेकर चलूं तो आपके पास 4 साल में करीब 44 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको मैं सलाह दे रहा हूं यहां पे कि आप इक्विटी से डेट में या हाइब्रिड में स्विच करें, तो थोड़ा सा रिटर्न्स के हिसाब से, क्योंकि गारंटीड तो होते नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन मेरी राय ये जरूर है कि आपको इतना जोखिम नहीं लेना चाहिए। अगर 4 साल का समय बचा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो यहां पर जैसे कि आपके पास DSP स्मॉल कैप फंड है, उसकी आप बिल्कुल रिडीम कर दें, उससे आप निकल जाएं। और जो आपके पास में जो पैसा है, एसआईपी भी कैंसिल करें। जो पैसा आपके पास में अभी इकट्ठा हो चुका है उसे भी आप स्विच कर दें। और सलाह ये रहेगी कि आपके पास जैसे कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड में आप स्विच करें अपने पैसों को, तो जोखिम कम लें। स्मॉल कैप फंड तो बिल्कुल आप बंद कर दें, और हो सके तो मिड कैप फंड से भी आप स्विच करें बैलेंस एडवांटेज फंड में, तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि हमेशा सलाह देते हैं कि लास्ट के ईयर्स में जब आप अपने गोल के आसपास होते हैं तो आपको सिस्टमेटिकली इक्विटी से डेट में और हाइब्रिड में स्विच करना चाहिए। ओके,
चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस करने हैं, थोड़े बदलाव बताए गए हैं आपको। और रही बात आपके गोल की, तो आपको अपने टारगेट को हासिल करने के लिए लगभग 20,000 की SIP करनी पड़ेगी, तब आप अपना एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। फिलहाल तो 4 साल में 44 लाख ही आप जोड़ पाएंगे इस SIP से। बाकी ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, HDFC का फंड आपको रिकमेंड किया गया है नई इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। पंकज पर हमारे साथ मौजूद है। क्वेरीज को आंसर करने के लिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। नवीन कुमार हैं हमारे साथ रोहतक से सवाल पूछने के लिए। नवीन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली जी एंड पंकज जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2,500 रुपीज, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 2,000 रुपीज, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैं 3,000 रुपीज और ICICI निफ्टी 50 इस फंड में 1,500 और PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में मैं 2,500 रुपीज, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में मेरा 2,000 रुपीज और HDFC निफ्टी 50 का जो इक्वल फंड है उसमें 2,000 रुपीज जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और मेरा टारगेट ये है कि मैं 10 साल में 1 करोड़ का जो है मनी जुटाना चाह रहा हूँ अपने म्यूचुअल फंड्स पे। जानना ये चाह रहा हूँ कि किस तरह से मैं इनको और इम्प्रूव करूँ ताकि मेरे पोर्टफोलियो में जो है ये टारगेट मेरा अचीव हो जाए। ठीक है, तो 3 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 1 करोड़ का 10 इयर्स में टारगेट। फंड्स इन्होंने बताया, मैं क्विकली दोबारा से मेंशन कर देती हूँ। HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रू निफ्टी 50, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। यहाँ इन सभी फंड्स में ये 1,500 से 2,000 की SIP कर रहे हैं। क्या सजेशन आपकी ओर से? बिल्कुल नवीन, देखिए आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन जो आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल जैसे कि 3 लाख रुपए ऑलरेडी कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है और साथ में आप SIP जो कर रहे हैं पर मंथ की 15,500 की, उसको अगर कैलकुलेट करें 12% के CAGR पर, तो 10 साल में लगभग 44 लाख रुपए बन पाएंगे। और आपको चाहिए 1 करोड़, तो आपको अगर इसी वक्त आपने SIP को बढ़ाकर करेंगे करीब 28,000 रुपए और फिर हर साल 10% से बढ़ाते रहेंगे, तब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो अगर ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आपके पास यदि आप फिलहाल 15,500 की SIP कर रहे हैं और मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि आपको 28,000 करना होगा, तो अगर ऐसा संभव है तो अच्छा है, अदरवाइज आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। फिर में नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा सा समय बढ़ाना पड़ेगा, तब ये मुमकिन है। लेकिन जितना भी हो सके आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लीजिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके। स्कीम्स सभी अच्छी हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड मिसिंग है। तो एक आपको यह भी सुझाव है कि आप एक इंटरनेशनल फंड ऐड करें, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, या फिर यदि आप एक पैसिव फंड ऐड करना चाहें तो मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड्स, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपके लिए सजेशंस दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फिलहाल आपको SIP अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा गोल को हासिल करने के लिए, या फिर आप धीरे धीरे हर साल थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। एक इंटरनेशनल फंड जोड़ने की सलाह है। 2 नाम भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर भी दिखेंगे आपको, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप या मोतीलाल ओसवाल NASDAQ फंड, इनको भी आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। राकेश शर्मा है अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर। राकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेरी है कि आई हैव नथिंग डन फॉर माय रिटायरमेंट। आई एम 52 नाउ, so for next 8 years I can save 50,000 per month for my retirement planning. So I want to understand what are the different instruments where I should invest for next 8 years to have around 1 lakh per month as a monthly payout after retirement. ओके, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि 50,000 रुपए महीने का निवेश का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के हिसाब से इस पैसे को डालना चाहते हैं। बताइए क्या सजेशंस रहेंगे इनके लिए? बिल्कुल, देखिए राकेश जी, अभी ऐसा है, इन्वेस्टमेंट करके आप एक राशि इकट्ठा करेंगे और बाद में जब रिटायरमेंट के बाद में उस पैसे में से आप रेगुलर विड्रॉ करेंगे, तो उस वक्त पर म्यूचुअल फंड से भी SWP की जा सकती है और बहुत सारी सरकारी स्कीम्स भी हैं, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन वो बात की बात है
फिलहाल मकसद है कि आप एक बड़ी राशि, बड़ी पूंजी इकट्ठा कर सकें ताकि वो लंबे समय तक चल सके। अब 50,000 रुपीज अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और क्योंकि आपने कहा 52 ईयर्स की एज है, तो अगर हम 60 ईयर्स की रिटायरमेंट एज मानकर चलें तो 8 साल में अच्छी राशि इकट्ठा करने के लिए पोर्टफोलियो में आपको इक्विटी को शामिल करना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट इक्विटी के बजाय मैं कहूंगा कि जो हाइब्रिड फंड्स हैं उसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर होगा ज्यादा करके। तो कुछ फंड्स की मैं आपको सलाह दे रहा हूं, ये हाइब्रिड फंड्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट दोनों तरह के एसेट क्लासेस में होता है, और कुछ इक्विटी फंड्स भी मैं आपको, जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, वो भी मैं आपको उसके सजेशन दूंगा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, इस फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों में होता है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, और साथ ही एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड हाइब्रिड इक्विटी प्लान। ये 5 फंड्स हैं, पांचों में आप 10,000 रुपए महीने की एसआईपी कीजिए, 50,000 को डिवाइड कर लीजिए इक्वली, ताकि आप एक अच्छी राशि इकट्ठा कर पाए। और उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ पर आपको 10% का CAGR निकल कर आता है तो करीब 72 लाख रुपीस आप इकट्ठा कर पाएंगे 8 साल में। ओके, तो 72 लाख का कॉर्पस अगर 10% का रिटर्न मिला तो हो सकता है आपको ज्यादा भी रिटर्न्स मिले। ये कंजर्वेटिव रिटर्न के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है। बाकी फंड्स आप नोट कर लीजिए, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, आदित्य बिरला मल्टी एसेट एलोकेशन, एक्सेस ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। इन 5 फंड्स में इक्वली आप 10,000 ईच एलोकेट कर सकते हैं और ये पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आप पूछ रहे थे पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए क्या सजेशंस? बिल्कुल, यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इन 4 फंड के साथ अपना लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाइए। ओके, चलिए ठीक है। तो ये हैं आपके लिए टॉप 4 फंड्स, आदित्य बिरला मल्टी इनफैक्ट आदित्य बिरला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये कुछ फंड सजेशंस हैं पंकज जी की ओर से नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से और फ्रेश पोर्टफोलियो बनाने के हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू पंकज जी शो में आने के लिए, ये पिक्स भी शेयर करने के लिए और साथ ही अपने सभी क्वेरीज को अपने व्यूज भी देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।